हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय नंबर 18 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पंच परमेश्वर। इसमें दो दोस्तों की कहानी है, जुम्मन की और अलगू चौधरी की। ठीक है, तो इस कहानी में हम देखते हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी, यानी कि बहुत ही पक्की दोस्ती थी। एक दूसरे पर बहुत ही अटूट विश्वास था। जब जुम्मन हज करने जाते थे तो वो अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उन दोनों की मित्रता गांव भर के लिए एक मिसाल थी कि वाह दोस्ती हो तो ऐसे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। जुम्मन ने वो जो जमीन थी, जो उसकी बूढ़ी मौसी की थी, उसका कोई निकट संबंधी था जिसको दे देती, तो जुम्मन ने वादे करे लंबे चौड़े और अपनी जमीन, उसकी जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के ताने भी देने लगी। जब तक वो जमीन उनके नाम नहीं थी तब तक तो खूब खातिर पानी हो रही थी खाला की, लेकिन अब यानी कि मौसी की, और जब जमीन उनके नाम हो गई जुम्मन की, तो अब उनकी पत्नी भी रोटियों के साथ ताने भी देती थी, जो अच्छी अच्छी बातें नहीं कहती थी। यानी कि जुम्मन शेख भी निर्दयी हो गए। अब बेचारी खाला जान को अक्सर ऐसी बातें ही सुननी पड़ती, क्योंकि उनका कोई था तो था नहीं, एक जमीन थी वो भी जुम्मन को थी, अब तो उन्हें सुननी ही पड़ेगी ऐसी बातें। बुढ़िया ने जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे जमीन क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव में अपनी खुद की ले लेते। इतना हाँ तो हमने इनके पीछे, रोटियों के पीछे पैसे झोंक चुके। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की, मगर जुम्मन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना अलग पका खा लूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मुझे बस पैसे दे दो, मैं अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने बेरुखी के साथ उत्तर दिया, रुपया क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नरमी से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो? तो उसने कहा, खाला ने जब कहा कि मुझे कुछ तो चाहिए ना, रूखा सूखा कुछ तो मुझे चाहिए, तो जुम्मन ने तब गंभीर से होकर कहा, तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो, कि तुम हमेशा के लिए रहोगी? खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरह जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। हाँ मतलब चले जाओ, अपनी फैसला करा लो, चली जाओ पंचायत में। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके एहसानों तले दबा नहीं हो? जुम्मन के एहसानों तले कोई ऐसा था ही नहीं जो दबा ना हो, तो बेफिक्र था। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं, क्योंकि आसमान के फरिश्तों को तो पता है सच्चाई क्या है, लेकिन बाकी तो कोई कुछ नहीं कहेगा जुम्मन के बारे में। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हो। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हां करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने की गालियां दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी थोड़ी देर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। चारों सबसे कहती फिर रही है बेचारी, अब वो किसके पास आई है? अलगू चौधरी के पास आई है, और लाठी पटक कर कह रही है, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, दम लेकर जैसे जैसे, बेटा तुम भी थोड़ी देर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू चौधरी कौन था? जुम्मन का गहरा मित्र। अलगू मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही, क्योंकि वो भी अपनी दोस्ती से बचना चाह रहा था। खाला अपना दुखड़ा तो सबके आगे रो आई, अब आने न आने की मर्जी उनकी है। अब सबके सामने दुखड़ा तो रो ही लिया, अब पता नहीं देखो कौन कौन आएगा। सबके सामने कह ही अपना दुखड़ा रोई, अलगू यूं आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। खाला क्यों बेटा? अलगू अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता, मेरा पक्का दोस्त है जुम्मन, अब कैसे उससे बिगाड़ूं? अब मैं मुंह नहीं खोल सकता, पंचायत में चलो आ तो जाऊंगा जैसे तैसे। खाला बेटा क्या बिगाड़ के
डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? मतलब तुम्हारी दोस्ती बिगड़ जाएगी तो क्या इस डर से तुम सच्चाई नहीं कहोगे? हैं? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दे सका, मगर उसके हृदय में शब्द गूंज रहे थे। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे? ये शब्द उसके बार बार दिमाग में गूंज रहे थे। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम कर दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे उम्र भर के लिए रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, मगर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। उसकी खाला ने अपनी बात कह दी पंचों के सामने कि भाई जो भी तुम फैसला करोगे मैं करूंगी। मैंने अपनी जमीन जुम्मन के नाम कर दी थी। 3 साल तक तो जैसे तैसे रोटी मैंने उनके साथ रह ली, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जाता। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बनाते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। रामधन मिश्र ने कहा, भाई अपने आपस में निपटारा कर लो, फिर अगर पंचों का आदेश फिर आ गया फिर वो नहीं टाला जा सकेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिखाई पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनकी शत्रुता थी। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खालाजान जिसे चाहे उसे बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने भी कह दिया, क्योंकि दिखा था कुछ है 2-4 जो उनके थोड़े से खिलाफ थे उसके जुम्मन के, कह दिया जो खालाजान चाहेंगी वही जो है पंच बनेगा। पंचों का हुक्म ही अल्लाह का हुक्म है, खालाजान जिसे चाहे उसे बनाए। खालाजान जुम्मन को समझ गई, वे बोली, तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो जानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। अब खालाजान ने अलगू चौधरी को ही सरपंच बना दिया। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, क्योंकि उसे तो पता था ये तो मेरा ही दोस्त है, ये तो मेरा जिगरी यार है, पूरे गांव में फैली हुई थी ये वाली बात तो। परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गहरी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अब तुम सोच समझ कर जवाब देना। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों को यह अच्छा नहीं लगा कि उसका ही दोस्त उस पर बिठा दिया सरपंच बनाकर। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से कुछ कहना हो खुलकर कहो। खाला ने तो बता दी सारी बात, जो भी उन्हें दिक्कत थी। अब तुम भी जो कुछ बात हो तुम भी खुलकर कह दो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें उम्र भर के लिए खाना कपड़ा देना 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें भ्रम के लिए उम्र भर के लिए खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। मैं मानता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान मैंने कहा था कि खाना पीना मैं उम्र भर करूंगा तुम्हारा, लेकिन जब इन औरतों में ही नहीं बनती तो इसमें मेरा क्या बस है। खालाजान मुझसे माहवार खर्च मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना लाभ नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। बस मुझे यही कहना है। अब पंच जो फैसला चाहे करे, क्योंकि उस जो जमीन है उससे इतना भी इनकम नहीं होता कि मैं उन्हें अलग से पैसे दे सकूं, है ना। तो इसलिए अब पंच जो फैसला चाहे करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, इसलिए वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित था कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी देर में ऐसी क्या काया पलट हो गई। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम नहीं आएगी। जुम्मन शेख तो इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना लाभ अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो जमीन का लेन देन रद्द समझा जाए।
यह फैसला सुनते ही जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गए। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस न्याय भावना की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। जो पहले वो कर रहे थे कि ये फैसला सही नहीं सुनाएगा, लेकिन अब वो उनकी प्रशंसा दिल खोलकर कर रहे थे अलगू चौधरी की। वे कहते थे इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इस घटना के कुछ समय बाद जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीद कर लाए थे। पिछले साल अलगू चौधरी बैलों की एक जोड़ी खरीद कर लाए थे, बहुत अच्छी सी। 1 महीने के बाद ही इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्ती से कहा यह दगाबाजी की सजा है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष खिला दिया है। उसे शक हुआ कि जुम्मन ने ही बैल को विष खिला दिया। 2 जोड़ी इतनी अच्छी बैल लाया था, उनमें से एक कैसे मर गया। चौधराइन और जुम्मन की पत्नी करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद हुआ, लेकिन दोनों ने अपनी पत्नियों को डांट डपट कर समझा दिया। जुम्मन की पत्नी करीमन में भी और चौधराइन दोनों में खूब वाद विवाद हुआ, खूब झगड़ा हुआ इस बात पर। अब अकेला बैल किस काम का? अलगू ने सोचा कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन आ गया। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर दरवाजे पर बांध दिया। मतलब उन्होंने फिर अलगू चौधरी ने अपना बैल दूसरे आदमी को बेच दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह नहीं की कि चलो जो भी घाटा होगा देखा जाएगा। उसे पैसों की गरज थी। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगड़ने। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी नहीं ले पाया था कि फिर जोत दिया। महीने भर में वो पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। मतलब कि उससे इतना काम और ना उसे ठीक से खाना पीना दे रहे थे उस बैल को, बहुत बुरी हालत उसकी हो चुकी थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दुगना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर नहीं उठते थे। साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे, पर बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर नहीं उठा। बहुत अत्याचार जब उस पर हो रहे थे, बैल पर उस पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी खूब बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेचारा जितनी उसकी हिम्मत थी उतनी उसने हिम्मत दिखाई बैल ने, लेकिन फिर ऐसा गिरा कि फिर नहीं उठा। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, जब साहू और साहुआइन दोनों ही उल्टा सीधा बकने लगते। मतलब अलगू चौधरी को पैसे भी नहीं दिए थे उस बैल के, उससे काम कराया, उसे बीमार करा, मारा पीटा और वो मर गया। लेकिन अलगू के पैसे नहीं दिए मिले थे तब तक। अलगू जब भी पैसे लेने जाता तो वहां पर दोनों ही साहू और साहुआइन दोनों ही उसे उल्टा सीधा सुनाते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें बिल्कुल मूर्खी समझ लिया है। चाहो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे बताओ। बैल के बदले दूसरा बैल ले जाओ और कह रहे और क्या लोगे। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू ही को दिलासा देकर घर से निकाला। वे परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाएगा उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी जहां पर जुम्मन की पंचायत बैठी थी, उसी तरह अलगू चौधरी की भी अब पंचायत बैठी। सब लोग बैठ गए तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसको पंच बनाते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले, समझू साहू ही चुन ले, क्योंकि उसका दूसरा तो साहू के साथ था ना, उसकी जो लड़ाई थी। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। अब उसने भी उसको जुम्मन शेख को खड़ा कर दिया, जो कि इस वक्त उनकी दोस्ती बिल्कुल खटास में चल रही थी। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। लेकिन फिर भी उन्होंने हामी भर दी।
मुझे पता था कि वो अच्छा जवाब नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसने हामी भर दी। जुम्मन पंच बने। जुम्मन शेख के मन में सरपंच के ऊंचे स्थान पर बैठते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं, मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। अब उसे भी एहसास हो गया था कि अब मैं जिस पद पर हूं उस पद पर अब मैं सही फैसला करूंगा, धर्म से पीछे नहीं हटूंगा, है ना। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण छूट दिलाना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई है। बहस के अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। वैसे तो सब राजी थे अलगू के लिए, लेकिन कुछ कहने लगे कि जब उसका बैल ही मर गया तो फिर समझू को हानि हुई है, इसलिए छूट दिलाना चाह रहे थे उससे। अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को चाहिए कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज हमारे सामने यह मामला ही ना होता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसलिए उसे दंड देना चाहिए। अब ये बात सामने आ गई थी कि भाई उसने तो बैल सही, बिल्कुल सही कंडीशन में, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई बीमारी उस बैल को नहीं थी तब दिया था। अब बाद में क्या हो जाता, अगर उसी वक्त पैसे मिल जाते तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में वो मरा है, बाद में तुमने उससे कठिन परिश्रम कराया है, तुमने उसकी देखभाल अच्छे से नहीं करी, इसलिए वो मरा है, तो इसलिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए, तुमने जानबूझकर बैल मारा है। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, जो झगड़ू था साहू, उसने कहा, समझू को दाम में कुछ छूट दिलाई जानी चाहिए। वो कह रहा है कुछ छूट दिलाई जानी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से आवाज हुई, पंच परमेश्वर की जय, क्योंकि पंच ईश्वर की तरह होता है। पंचों का फैसला बिल्कुल सत्यता का होता है, धर्म की तरह होता है, जो धर्म की रक्षा करने वाला होता है, इसलिए पंच परमेश्वर की जय। और जो सच्चाई का फैसला था वही उन्होंने सुनाया। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर का वास करते हैं। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था। ऐसा शत्रु बन गया था जो बिल्कुल तुम्हारे प्राण ही चाहता हो। लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। यह सुनकर अलगू रोने लगा। आंसुओं से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी भरी हो गई। तो देखा बच्चों, किस तरह जब पंच बनते हैं तो किस तरह हमें सही फैसला सुनाना होता है, न्याय का फैसला हमें देना होता है, जो सही न्याय होता है, सच्चाई का साथ देना चाहिए कभी भी अगर ऐसा फैसला हमें करना पड़ जाए तो। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।